सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं क्रिसमस की। आप जो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस, होपफुली आप सबके लिए एक बहुत अच्छा टाइम रहे। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाला साल आप सबके लिए एक मंगलमयी हो और बहुत ज़्यादा आपको खुशियाँ मिलें आने वाले 2024 में। तो बस मेरी यही कामना है आप सबके लिए। अ, मैच की बात करने का देखिए ज़्यादा मन है नहीं मेरा, बिकॉज़ जिस स्थिति से ये क्लब गुज़र रहा है, एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है शब्दों में कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी इस मूड में नहीं हूँ कि मैं टैक्टिकली बात करूँ, लाइनअप की बात करूँ, क्या बात करूँ। मतलब कुछ कुछ पॉइंट भी नहीं है वो सब बातें करने का। मैं बस ये बोलूँगा कि एक स्टैट में पढ़ रहा था कि 2023 जो ख़त्म हो गया है, अब हमने 2023 के अपने सारे मैचेस खेल लिए हैं। चेल्सी 19 मैचेस हारी है 2023 में प्रीमियर लीग में, विच इज़ द हाईएस्ट। मतलब कोई भी टीम ने चेल्सी से ज़्यादा मैच नहीं हारे हैं 2019 में। आई थिंक बोर्नमथ और नॉटिंघम फॉरेस्ट शायद टाइड हैं 19 प्रीमियर लीग मैचेस में चेल्सी के साथ। और अक्रॉस अगर आप देखें टॉप 5 यूरोपियन लीग्स में, तो सिर्फ 3 या 4 क्लब हैं जिन्होंने चेल्सी से ज़्यादा मैचेस हारे। उसमें शायद एक अल्मीरिया भी है जिन्होंने 24 मैच हारे हैं। तो इस लेवल पे जो है हमने 2023 ख़त्म किया है, और चीज़ें जो हैं बिल्कुल भी इम्प्रूव होने का नाम नहीं ले रही हैं। देखिए, मैं मैच की तो बात कर ही नहीं रहा। मैच में जो हुआ कि जो रहीम स्टर्लिंग की ठीक परफॉर्मेंस थी फर्स्ट हाफ की, फिर उन्होंने जो निकलस जैक्सन को सेटअप करने की कोशिश की, निकलस जैक्सन और ब्रोजा दोनों से ही बॉल कंट्रोल नहीं होती है। उसके बाद स्टर्लिंग को एक चांस मिला था जो कि मिस करना मेरे ख्याल से क्रिमिनल है। मेरे हिसाब से क्रिमिनल है वो जो चांस उन्होंने मिस किया। आई थिंक इसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए, उनको जेल वेल में डालना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बात यह है कि जो ओनरशिप है उसने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है क्लब को। दीज आर बैंग एवरेज प्लेयर्स। मैं आपको बता देता हूँ, इनकी एबिलिटी नहीं है। मतलब रिक्रूटमेंट है, उसने हमको लेट डाउन किया है बहुत बुरी तरीके से। हमें इनिशियली लग रहा था कुछ अच्छे मैचेस देख के, प्री सीजन देख के, कि ये प्लेयर्स अच्छे हैं। ये प्लेयर्स अच्छे नहीं हैं, ये बहुत ही एवरेज किस्म के प्लेयर्स हैं। और अगर एवरेज नहीं है, इनमें पोटेंशियल है। बहुत लोग डिनाइल में हैं कि हमारा कोई बहुत अच्छा स्क्वाड है और बहुत बढ़िया पोटेंशियल वाले प्लेयर्स हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर इनमें पोटेंशियल भी है और ये अच्छे प्लेयर्स हैं, तो हर प्लेयर को ना एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। एक यंग प्लेयर के साथ खेल के बहुत बड़ा प्लेयर नहीं बन सकता अनलेस उसके अराउंड एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जिसमें वो थ्राइव कर सके, स्पेशली जहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर्स मौजूद हो। अभी अगर हम बात करें जैसे एनजो की बात, चलो एनजो तो खेले भी नहीं है मैच, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे एनजो बेनफिका में थे, वर्ल्ड क्लास प्लेयर लगता है, बेनफिका में अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं। क्यों? आसपास बहुत बढ़िया एक एनवायरनमेंट बना हुआ है। ठीक है। पीएसवी आइंडहोवन से नोनी मदुएके को लाया जाता है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, बढ़िया एनवायरनमेंट है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स खेल रहे हैं। निकलस जैक्सन ने जो भी कुछ किया विलारियाल में, ठीक ठाक प्लेयर्स खेल रहे थे आसपास। और ऊना एमरी एक टाइम पे मैनेजर भी थे। तो एनवायरनमेंट वैसा है कि जिसमें प्लेयर थोड़ा ठीक लग रहा है। अब आपने क्या किया है ना कि जो स्टैट्स होते हैं, एक तो ये स्टैट्स की जो चीज़ है ना कि डेटा ड्रिवन अप्रोच हमें रखनी है सारे प्लेयर्स को साइन करने के लिए। तो स्टैट से क्या लगता है आपको? आपका हीट मैप ऐसा है, आपका पीपीडीए ऐसा है, आपका एपीजी ऐसा है, एक्सजीसी ऐसा है, एक्सजीए ऐसा है, थाला फॉर अ रीज़न, और पता नहीं और कौन सी मेट्रिक होते हैं जिन पे सर्च किया, मतलब जिन पे प्लेयर्स को स्काउट किया जाता है। वो सारी आप देख के प्लेयर्स को साइन कर लेते हो, अनशंट पैसा खर्च कर देते हो। लेकिन ये कौन सा डेटा बताता है कि इन प्लेयर्स की जो जब ये मैच में गोल कंसीड करते हैं और सेकंड हाफ में इनको कम बैक करना है और ये अपने ही जैसे यंग प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, तो इनकी मेंटेलिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है? ये कौन सा स्टैट बता रहा है? एक्स मेंटेलिटी, एक्सपेक्टेड मेंटेलिटी मुझे कौन से स्टैट से पता चल रही है? कोई अगर भाई स्टैट्स का बहुत ज़्यादा गुरु है यहाँ पर कमेंट सेक्शन में, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि एफ बी रैफ है, स्क्वाफका है, जो भी इतनी साइट्स होती हैं, फोर्टमॉव वगैरह, कौन सी साइट पे मुझे मेंटेलिटी के स्टैट्स मिलेंगे कि हाँ यार, अगर टीम जो है फर्स्ट हाफ में पीछे है और सेकंड हाफ में अगर आने के लिए थोड़ा कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा मैच में वापस, तो ये टीम कर सकती है, ये प्लेयर्स कर सकते हैं। वो सब चीज़ है कि टचेज इन पेनल्टी बॉक्स ऐसे हैं, एवरेज पोजीशनिंग ऐसी है, ये है वो है, इतने एक्सजी पे इतना परफॉर्म, वो सब बातें ठीक है, वो मान ली मैंने। लेकिन जब एक्चुअली में आप अंडर द पंप हैं और आपको जब डिलीवर करने की ज़रूरत है, तो वो आपकी मेंटेलिटी का टेस्ट होता है। तो वो मेरे को कैसे पता चलेगा? तो प्रॉब्लम ये है कि पोचेटिनो वाज सेटअप टू फेल शुरू से, टू बी ऑनेस्ट। और आज तो देखो जो हम मैच हारे हैं, फर्स्ट हाफ तो मैं बिल्कुल पॉजिटिनो पे नहीं डालूंगा। लोगों की जो है बहुत ज़्यादा फट गई थी लाइनअप देख के, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बहुत वियर्ड लाइनअप है, क्या खिलाएगा पॉजिटिनो, कैसे है क्या नहीं है। बढ़िया खेली चेल्सी फर्स्ट हाफ में।
जो चांसेस मिस किए जिनकी मैंने बात करी, क्रिमिनल है वो, जेल में डालना चाहिए। निकलस जैक्सन को तो अभी निकाल देना चाहिए क्लब से बाहर। आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा हार्श हो रहा हूँ निकलस जैक्सन पे, बट आई कैन नॉट टेक दिस एनी मोर टू बी ऑनेस्ट। और गलती जैक्सन की भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। भाई जैक्सन को तो स्काउट करके लाया, हमने लेके आए ना। अब तुम जैक्सन जैसे सबपार प्लेयर को अगर बोल दोगे कि हाँ तुम्हें जो है चेल्सी को लीड करना है, तुम्हें जो लाइन है चेल्सी की वो लीड करनी है, तो क्या करोगे तुम? तो जैक्सन की तो गलती है नहीं। पॉcheटिनो ने ट्राई किया, ब्रोजा को एक चांस मिला था, गुस्तो ने बिल्कुल पैर पे बॉल रख दी। अब इन फुटबॉलर से बॉल कंट्रोल नहीं होती है, क्या करोगे आप? दो तीन ओकेजन्स पे बॉल ही कंट्रोल नहीं हो रही है, फाइनल थर्ड में बस बॉल कंट्रोल करके एक शॉट मारना है, वो नहीं मारा जा रहा है इनसे। और डिनाइल में जी रहे हैं लोग कि नहीं नहीं प्लेयर्स तो बहुत बढ़िया हैं, प्रोजेक्ट को 4 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं। भाई मेरे को नहीं चाहिए 3-4 साल, मेरे अंदर नहीं है पेशेंस 3-4 साल वेट करने का। 2 साल बहुत होते हैं भाई। लास्ट सीजन भी राइट ऑफ था, ये सीजन भी मैं राइट ऑफ कर दूं, और ऐसे और कितने सीजन में राइट ऑफ कर दूंगा कि नई टीम है, यंग टीम है, नया मैनेजर है, एनकुंकू अभी तक नहीं था, इंजरीज हो गई। जो अंडरलाइंग इश्यूज है उनकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, मैनेजर की मैं गलती ज्यादा नहीं कहता, लेकिन निकलस जैक्सन को 8 येलो कार्ड मिल चुके हैं। ठीक है, गैलेगर वाज ऑन अ येलो कार्ड आज, और एक बहुत ही गंदा रेकलेस टैकल मारा जो रेड कार्ड मिल सकता था। ठीक है, उसके बाद स्टर्लिंग और पाल्मर दोनों नेक्स्ट गेम आपका मिस करने वाले हैं, क्योंकि उनके 5-5 येलो कार्ड हो गए हैं। सबसे ज्यादा चांस किसने मिस किए? चेल्सी ने। 36 38 हो गए आज के, दो और 3 चांस आप मिला दो, 38 बिग चांसेस मिस्ड है आज। ठीक है, आज की तारीख में इस सीजन में चेल्सी के। ठीक है, सबसे ज्यादा येलो कार्ड किसको मिले? चेल्सी को। तो ये इन एक्सपीरियंस और ये जो इतना ईगो है, निकलस जैक्सन हर मैच में रेफरी से लड़के येलो कार्ड ले लेता है। गोल से ज्यादा येलो कार्ड है उस बंदे के, 7 गोल है, 8 येलो कार्ड है। तो क्या चल रहा है ये? और मैनेजर हाफ टाइम पे क्या बात करता है इन टीम से, मुझे तो समझ नहीं आता। आप लिटरली अगर आप रिप्ले देखोगे इस मैच का, मिनट बाय मिनट आप रिप्ले देखना, तो जब सेकंड हाफ में टीम बाहर आ रही है ना, बिकॉज शोल्डर्स ड्रॉप हो चुके हैं, वो जो स्टर्लिंग ने 34th मिनट में चांस मिस किया, उसके बाद सब जो है एकदम बिखर गई है टीम, और उसकी वजह से वुल्स को वो कॉन्फिडेंस मिल गया लास्ट के 5-10 मिनट में भी, फर्स्ट हाफ में आने में कम बैक कर लिया था उन्होंने थोड़ा सा। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें उन्होंने करी थी पैदा उस टाइम में। हाँ, हवांग को चांस मिला था और 1-2 चांसेस और मिले थे उनको वहाँ पे। आप सेकंड हाफ में जब टनल से बाहर आ रही है ना टीम, आप देखो मुंह लटके हुए हैं, बिल्कुल सड़ी सी शक्ल बना रखी है, गोबर, मतलब गोबर जैसी शक्ल हो रखी है, बिल्कुल ही घटिया एकदम। बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि ये तो हारने आ रहे हैं, इनमें कोई एक कहते हैं ना कि एक स्प्रिंग इन द स्ट्राइड नहीं है, कुछ वो नहीं है, फोकस नहीं है, या कोई एक हंगर नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है। जब तो 0-0 था स्कोर, 3-4 आप सेट पीसेस लगातार कंसीड करते हो, फिर उससे चौथे से तो चलो यार मार लो यार, 3-3 सेट पीस तो हो गए ना, चौथा है चलो मार लो यार, बड़ा मेहनत वहनत कर रहे हो यार तुम, बड़ा बढ़िया लग रहा है। सेम गलती बार बार हो जा रही है, बार बार हो जा रही है। इसलिए मुझे पॉचेटिनो का लग रहा है कि पॉचेटिनो अगर कुछ नया ट्राई भी कर रहे हैं ना, डिफेंसिवली हम सेम गलतियां कर करके हारे जा रहे हैं, और इसका कोई मुझे सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है, तो वो मैं मैनेजर की गलती मानता हूँ। एक और मैं मैनेजर की गलती मानता हूँ कि मुद्रिक को क्यों आज आपने स्टार्ट नहीं कराया, मतलब मुद्रिक वॉज फ्लाइंग। और दूसरी चीज़ ये है, चलो मान लिया आप 2 स्ट्राइकर की जो फॉर्मेशन है उसको ट्राई कर रहे थे, लेकिन फिर आपने हाफ टाइम पे ब्रोजा या जैक्सन में से किसी को क्यों नहीं निकाला? मुद्रिक को आपने क्यों इतना लेट इंट्रोड्यूस किया? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है मैनेजर की गलती है ज़बरदस्त। और अब मैं ओनरशिप पे आता हूँ। ओनरशिप ने तो देखिए डिस्ट्रॉय कर दिया रिकॉर्ड टाइम में इस क्लब को। डिस्ट्रॉय एज इन की वो एक अजीब से मॉडल में गए। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि चेल्सी को फाइनेंशियल फेयर प्ले से कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि इन्होंने इतनी स्मार्ट गेम खेली है ना। इनने क्या किया, दुनिया भर का पैसा खर्च कर दिया है, वैल्यूएशन बढ़ा दी है क्लब की, अकेडमी प्लेयर्स को बेच बेच के स्ट्रेट प्रॉफिट कमा लिया है। तो एफएफपी पे तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज जब ओनरशिप चेंज हुई थी पिछले साल, तो पूरा जो है ये एफएफपी वाला जो था वो फिर से जीरो से स्टार्ट हुआ था। पूरी जो है एक क्लीन स्लेट आपको मिली थी, क्योंकि डेट वगैरह सब पूरा राइट ऑफ हो गया था। तो एफएफपी का तो कोई डंडा था ही नहीं। तो इनने क्या किया, वैल्यूएशन बढ़ा दी क्लब की, अमोर्टाइजेशन दे दे के जो वो बुक वैल्यू है उसको काफ़ी कम कर लिया है। तो ये पैसा खर्च कर सकते हैं, अकेडमी प्लेयर्स को बेचते रहेंगे, और इनको हार और जीत से फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है ना? आप क्यों, आपको लगता है कि नागल्समैन नहीं आया चेल्सी, या लुइस एनरिके को नहीं लिया इनने, या ये जोजे मरीनियो टाइप मैनेजर पे नहीं जा रहे, या ये टॉमस टूकल को इन्होंने नौकरी से निकाला, ग्रैम पॉटर जैसा एक टिमिड सा बंदा लेके आए? क्यों? क्योंकि इनने डिसाइड कर लिया है कि ये तो भाई इसी तरीके से काम करेंगे। मैनेजर अगर साथ में काम करता है तो बढ़िया, ठीक ठाक अगर वो करके कुछ जिता देता है तो बहुत सही। नहीं तो भाई हम अगर ऐसा मैनेजर लाते हैं जो डिमांड करेगा कि मुझे ऐसे प्लेयर चाहिए जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो, मुझे
ऐसे प्लेयर चाहिए जो थोड़ा सा क्लब के लिए खेलें, ऐसे प्लेयर नहीं चाहिए जो नाइव वो बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस हो, जिनको मुझे सिखाना पड़े कि प्रीमियर लीग में खेलना और चेल्सी के लिए खेलना क्या होता है। तो भाई मेरी बात तो फिर अंडरमाइन हो रही है ना एज एन ओनर। तो भाई मैं ऐसा मैनेजर नहीं लाऊंगा जो अपनी बात अपने सामने रखेगा। और वहीं पे पोचेटिनो को आपने हायर किया और आप फेल हो रहे हैं बुरी तरीके से। लोग अभी भी डिनाइल में हैं कि भाई ये प्लेयर बहुत अच्छे हैं, मैनेजर ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ मैनेजर को सैक करने का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अभी मैनेजर को आप सैक करके कुछ नहीं हासिल करेंगे, मैं सही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कोई मैनेजर आके इस चीज़ को फिक्स नहीं कर सकता। प्लेयर्स जो हैं, आपने इतना भर लिया है स्क्वाड को बुरी तरीके से, सब पार और बैंग एवरेज प्लेयर से, कि अगर किसी प्लेयर को चांस भी मिलता है ना तो वो चाहता है कि मैं गोल स्कोर करूं, ट्रस्ट करता नहीं अपने साथियों पे, क्योंकि बाहर जाने का डर है टीम से। कि ये कोई चेल्सी के लिए थोड़ी खेल रहे हैं प्लेयर्स, ये अपने लिए खेल रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई ड्राइव नहीं है, कोई पैशन नहीं है। और ये जो मॉडल है ना, जो ये प्रोसेस आप कर रहे हो, ये 3-4 साल में, अगर आप जो कह रहे हो कि 3-4 साल लगेंगे इस टीम को बनने में, भाई प्रोसेस वो होता है जो आर्सेनल ने किया। आर्सेनल का हमने बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन आर्सेनल अपने वर्स्ट सीजन में भी 8th से नीचे फिनिश नहीं करी थी। और पहले सीजन में आर्टेटा ने FA कप जिताया था उनको। लेकिन उसके बाद दिख रहा था कि कितना कचरा था टीम में, वो साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था टीम से। फिर अपने प्लेयर लेके आना, यंग प्लेयर्स को टाइम देना, तब जाके प्रोजेक्ट बना था। यहाँ पे आपने कचरा तो पहले ही सीजन में साफ कर दिया और यंग प्लेयर्स भी आप लेके आ गए। तो वो जो आपको 2 सीजन का कुशन था वो तो अब चाहिए नहीं ना, एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन प्लेयर्स जो हैं भाई, सुबहान अल्लाह प्लेयर्स हैं हमारे तो। ना फिनिश होता है, ना बॉल कंट्रोल होती है, ना फाइनल थर्ड में सही पास होता है। जब कीपर के साथ 1-on-1 होते, 3-on-1 थे आप कीपर के साथ, 3-on-0 बोलें अगर कीपर को आप मानते नहीं है डिफेंडर, तो आपने मिस कर दिया वो चांस। तो कुछ आप मतलब इस टीम के अच्छा कुछ करेगी नहीं करेगी मुझे पता नहीं है, ये मेरे एकदम रॉ रिएक्शन है। आप मुझे रिएक्शनरी बोलना है तो बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए। द पॉइंट इज कि देर इज़ नो सेविंग अस। इस सीज़न भी कुछ नहीं बचा है सैल्वेज करने को। नेक्स्ट सीज़न भी आई डोंट थिंक सो कि वी कैन मेक अ कम बैक, बिकॉज प्लेयर्स जो है आर नॉट अप टू इट। मे भी लोग कहते हैं कि एक बार पूरी फिट टीम तो हो ही नहीं सकती ना। पूरी फिट टीम तो आपको कभी मिलेगी ही नहीं। अब एनकुंकू आया तो रीस जेम्स इंजर्ड हो गया, रीस जेम्स आएगा तो एनजो इंजर्ड हो जाएगा, एनजो काइसेडो आज दोनों अवेलेबल नहीं थे। तो आपको पूरी तो आपकी टीम मिलेगी ही नहीं। और इंजरीज की प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ है क्या? इंजरीज की प्रॉब्लम क्या रियल मैड्रिड के साथ नहीं है इस सीजन? चलो रियल मैड्रिड की तो बात करना अलग बात है, बिकॉज दे हैव द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स एंड द मोस्ट एलीट मैनेजर राइट नाउ। और जो सबसे इंपैक्टफुल साइनिंग है वो उन्होंने की है। गलत एग्जाम्पल ले लिया मैंने रियल मैड्रिड का। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड चलो ठीक है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट है तो आपसे ऊपर ही ना। स्पर्स को भी अभी बीच में इंजरी हुई थी, लिवरपूल के भी कुछ प्लेयर्स इंजर्ड थे, मैकेलिस्टर वाज नॉट अवेलेबल, जूरियन टिम्बर आते ही आर्सेनल का इंजर्ड हो गया, KDB इज आउट, रॉड्री वाज नॉट अवेलेबल बहुत टाइम तक। तो इतना खराब तो आप, मतलब अब ठीक है भाई, इन 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 क्लब्स को तो कैसे आप कंपेयर कर सकते हो? इन पे तो इन मैनेजर इतने सालों से हैं, इतना टाइम है, तो मतलब ये एक्सक्यूज हो जाता है आपकी 2 मैच लगातार नहीं जीतने का प्रीमियर लीग में। 4 अवे डिफीट एंड 8 टोटल लॉसेस दिस सीजन। 4 कंसेक्यूटिव अवे डिफीट्स हैं बाय द वे। एक मैच नहीं जीते हम अवे 4 मैचेस में लास्ट। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं होती भाई, कोई एक्सक्यूज नहीं होती है ये। कि ठीक है, मैं एक पॉइंट तक मान सकता हूँ कि इंजरीज हैं और बाकी चीज़ें हैं तो आप जो है सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं होता है कि आप 10th पे हैं तो 10th पे ही आप रहते हैं। अब एवर्टन अभी ऊपर होती है हमसे अगर उनका पॉइंट डिडक्शन नहीं हुआ होता। बोनमत के पास गेम इन हैंड है, हमारे बराबर पॉइंट है उनके। बोनमत अपना गेम इन हैंड जीत के हमसे ऊपर हो जाएगी, वुल्स हमारे बराबर आ चुकी है पॉइंट्स टेबल में। ये हाल चल रहे हैं। तो अगर हम फिर क्रिस्टल पैलेस से हमारा मैच है, वहाँ पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे और वुल्स और बोनमत अपना मैच जीती है, तो हम 13th तक खिसक सकते हैं नीचे। चलेगी एक्सक्यूज? आप बोलोगे कि नहीं प्रोसेस है भैया, नए प्लेयर्स हैं, नया मैनेजर है, टाइम तो देना पड़ेगा। क्या क्या बोलोगे आप उस केस में? आपको फिर से जो 12th है पोजीशन वो एक्सेप्टेड है आपको? मुझे तो नहीं, एज अ चेल्सी फैन मेरे स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई हैं। तो जो डिल्यूजन है ना, इससे बाहर निकलो थोड़ा सा, कि टीम बहुत अच्छी है और ये प्लेयर्स अच्छे हैं और ये कुछ अच्छा कर जाएंगे। कुछ अच्छा दिखा है अभी तक सीजन में तो बताओ मुझे। ग्लिम्सेस दिखते हैं, फ्लैशेस दिखते हैं, लेकिन उस पर फिर बिल्ड कहाँ करते हैं? इनएक्सपीरियंस्ड, लैक ऑफ मेंटेलिटी, क्लब के लिए खेलने का जज्बा ही नहीं है। और ये कुछ चीज़ें इस पर मैनेजर पे आती हैं, मोस्टली इट्स ऑन द ओनर्स। और जो रिक्रूटमेंट हमने की, उठा उठा के भर लिए, नए नए पोकेमॉन साइन करते रहते हो आप हर समर ट्रांसफर विंडो में, हर विंटर ट्रांसफर। एलेक्स मैटोस करके एक प्लेयर है, ओगुचुकू क्या होता है? व्हाट द हेल इज अ ओगुचुकू? वो खेल क्यों रहा है वैसा प्लेयर हमारे लिए? कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं था आपके पास?
कोई और प्लेयर अवेलेबल ही नहीं था मार्केट में कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जिसको और आप लेके आ जाओ उसको। फिर से दो पोकेमॉन साइन कर लेंगे। आज आ रहे हैं, अभी देखना आप दोपहर तक एक न्यूज आती है, चेल्सी आर इंटरेस्टेड इन साइनिंग अनदर ब्राजीलियन वर्थ 40 मिलियन। यही करते रहो तुम। एंड्रे सेंटोस को, जिसको पूरे को प्री सीजन खिलाया तुमने, उसको लोन पे भेज दिया नॉटिंघम फॉरेस्ट, एक मैच उसने वहां नहीं खेला। चिसारे कैसिडी लेस्टर में अच्छा खेल रहा है, वो टीम में वापस नहीं आएगा। एंजेलो गैब्रियल टीम में वापस नहीं आएगा, जिनसे तुमने प्री सीजन पूरा निकाला। नए नए एलेक्स मैटोस, कौन होता है एलेक्स मैटोस भाई? अलग अलग तरीके के पोकेमॉन साइन करे जा रहे हो हर सीजन, पता नहीं कौन कौन आ जाता है, नाम ही नहीं सुना। 40-40 मिलियन में पता नहीं क्या चल रहा है यार। तो मुझे तो भाई ये मॉडल समझ नहीं आ रहा, और ना मेरे अंदर अब पेशेंस बचा है। इट्स जस्ट दैट कि आई एम गोइंग थ्रू द मोशंस। आई डोंट सी सैकिंग पोचेटिनो विल बी एन ऑप्शन, बट ही विल बी सैक्ड इवेंचुअली, इस सीजन ही। फरवरी तक आई सी हिम गॉन। फिर फ्रैंक लैम्पार्ड की वापसी होगी, और फिर जो है वही वाइब्स वाला रहेगा, और देन यू विल सी अ लॉट ऑफ अनरेस्ट इन द ड्रेसिंग रूम एज वेल। 4-5 प्लेयर बोलेंगे भाई हमें जाना है, हमें नहीं खेलना है यहाँ पे। होगा ही है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर चीज़ें इंप्रूव नहीं हुई, और नहीं होंगी इंप्रूव चीज़ें। मैंने क्यों न्यू कासल वाली विन को गैस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था वो फ्लूक था, टू बी ऑनेस्ट। वो गलती हो गई ट्रिपियर की, एक इक्वलाइजर आ गया। इंडिविजुअल मिस्टेक्स कैसे कर रहे हैं प्लेयर्स यार इतनी ज़्यादा? डिसासी से गलती हुई आज के मैच में, बदियाशील से गलती हुई, थियागो सिल्वा से गलती हुई। लीवाई कॉलविल का फॉर्म एकदम खत्म हो चुका है। दैट इज डाउन टू लीवाई कॉलविल प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक। अब दूसरी एक मुझे चीज़ समझ नहीं आती कि ये मार्टसन को स्टार्ट नहीं कराता है पोचेटिनो, लेकिन जब फटी बड़ी होती है तो मार्टसन एज अ सब्सटीट्यूट आ जाता है। अबे तो स्टार्ट कराना। नहीं कराने का लॉजिक क्या है? बेचना है उसको जनवरी में। जनवरी में कौन कौन बिकेगा आपका? चालोवा बिकेगा, मार्टसन बिकेगा, हो सकता है गैलेगर भी बिक जाए। अकेडमी प्लेयर्स, प्योर प्रॉफिट। शर्म ही नहीं है ओनर्स में बिल्कुल। जो प्लेयर कुछ कर रहा है इस सीजन थोड़ा बहुत, गैलेगर, उसको बेचने की बातें चल रही हैं। तो आप समझ रहे हो ना किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं ओनरशिप इस क्लब को। उनको हार जीत से फर्क नहीं पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट कीपिंग अस इन द पॉजिटिव, और फाइनेंशियल फेयर प्ले को हम कैसे जो है लूप होल की यूज कर करके उसको हम सरकम नेविगेट करके बस अपना धंधा चलाते रहें। ये चाहिए ओनर्स को, और कुछ नहीं चाहिए। यही करते रहेंगे 10 साल तक, कुछ जीते जीते बढ़िया, नहीं जीते कुछ नहीं। यही करते करते फिर 10 साल में किसी को बेच के चले जाएंगे। यही चलता रहेगा। तो आप इस किसी बहकावे में मत रहना कि ये जो ओनर्स है बहुत अच्छा भला चाहता है क्लब का, इसलिए उन्होंने एंजो या कैसेडो को साइन किया है। इट्स जस्ट दैट हॉट प्रॉपर्टी थे, वैल्यूएशन बढ़ता है क्लब का ऐसे प्लेयर लाने से। ठीक है, जो कोई अकेडमी से नया प्लेयर आएगा उसको बेच देंगे। अभी एंजेलो गैब्रियल खरीदा है, ठीक है, ये 8-8 साल के कॉन्ट्रैक्ट दिए, 6-6 7 साल के, 2-2 3-3 साल रखेंगे, क्योंकि लोन वाला सिस्टम है, अब उसमें भी एक लिमिट लग गई है। 30-35 मिलियन का खेलो, 30-35 मिलियन का खरीदो, और फिर उसको बेच दो 30 मिलियन में। बुक वैल्यू से तो ज़्यादा मिल गया ना आपको पर ईयर उसकी, तो नेट तो आपने प्रॉफिट ही कमाया उस पर। इस तरीके से ये मैथमेटिक्स बिठा रहे हैं फाइनेंशियल फेयर प्ले की, मैं आपको बता रहा हूँ। वेजेस देते नहीं है किसी को। स्टर्लिंग हमारा हाईएस्ट टर्नर है, उसके बाद जितने भी नए प्लेयर आए कोई भी 140K से ज़्यादा कमा नहीं रहा। तो फाइनेंशियल कंडीशन हमारी बहुत अच्छी रहेगी इन ओनर्स के अंडर। ये आप मतलब बिल्कुल अश्योर्ड रहिए कि कुछ हमको एफएफपी का कुछ डंडा होगा, या हमको कुछ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो सब कुछ नहीं होगा। इशू इज कि जो ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेज है ना, उनमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला। तो डिल्यूजन से थोड़ा बाहर निकलो। जिन लोगों को लगता है कि प्रोसेस है, मैनेजर है, ये है वो है, कुछ नहीं है। मीडियोकर प्लेयर्स हैं, मीडियोकर क्लब बन के रह गया है हमारा, और यही होगा। एक आधा लीग कप के किसी फाइनल में पहुंच जाएंगे, तुक्के में तो पहुंच जाएंगे, और लीग में हमारा कुछ होने नहीं वाला, यूरोप तो आपको मिलेगा नहीं। तो बस यही है, यही करते रहो। मुझे एक बात बताओ, अगर लास्ट सीजन के बाद जब आप 12th फिनिश किए, आधा सीजन नेक्स्ट पूरा हो चुका है, और फिर आप 12th के आसपास मंडरा रहे हो, तो एज अ ओनरशिप, एज अ फुटबॉल क्लब, एज अ मैनेजमेंट आपने क्या इंप्रूवमेंट किया है? मुझे उस चीज़ का जवाब चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि प्रोसेस में ट्रस्ट करना ज़रूरी है, आप इस चीज़ का मुझे जवाब दे दो। और लॉजिकल जवाब देना। ये नहीं कि यंग प्लेयर्स हैं, टाइम लगता है, और थोड़ा सा साथ खेलेंगे केमिस्ट्री बनेगी, ये सब तो तकियानूसी बातें नहीं चाहिए मुझे। लॉजिक चाहिए मुझे। ठीक है, तो चेल्सी फैंस को मैसेज है, स्टॉप कीपिंग एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस टीम। ये टीम बहुत ही एक मीडियोकर टीम है। इस सीजन तो हम फिर से शायद 10th भी फिनिश कर लें तो बड़ी बात है, कुछ नहीं होने वाला। तुक्के में अगर लीग कप जीत गए तो जीत गए, अगर उस दिन एनकुंकू की इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो गई। एनकुंकू के कंधों पे पूरा सीजन, आज भाई का प्रीमियर लीग डेब्यू था, गोल मार दिया भाई ने।
बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी, स्टैट्स देखना एनकुंकू के शानदार थे। एनकुंकू अगर कुछ हज़ार्ड एस्क कर दे सीजन और कैरी कर जाए आपको अपने कंधों पे तो बात अलग है, वरना आई डोंट सी अस गोइंग एनीवेयर दिस सीजन और द नेक्स्ट सीजन एज वेल। कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। तो आपके क्या थॉट्स हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैरी क्रिसमस टू यू वंस अगेन, बट एज अ चेल्सी फैन ऑल इज़ लॉस्ट, और ज़्यादा कुछ अब है नहीं बात करने के लिए। सेम चीज़ें मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, तो वही है अब, वी विल बी गोइंग थ्रू द मोशन एंड लेट्स सी क्या होता है इस सीज़न में एंड में। चलिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, पीस।